सेक्शन 11 पेज नंबर 1.44. Page number 1.44, we are doing unit number 3, capacity to contract. Page number 1.44, unit number 3. 1 जो करी थी उसी के कॉन्टेक्स्ट में यूनिट 3 चल रही है आपकी. ये वाली यूनिट कंपैरेटिवली यूनिट 1 से इजी लगेगी आपको, और 3 के बाद जब अपन पढ़ेंगे तब आगे तो सब पप्पू लगेंगी, ऐसे एकदम ही समझ में आ जाएंगी बहुत इजीली. शुरू के थोड़े दिन ही लगते हैं जिसमें लॉ से आप फ्रेंडली होते हो, एक बार हो जाते हो तो फिर सब समझ में आने लगता है. ऑलराइट, तो यूनिट 1 में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? आंसर्स लिख लिए थे आप लोगों ने? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझनी है, और वो आप फर्स्ट यूनिट से समझ लीजिए. लॉ के क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे याद करे जाए, राइट? या आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा या आपने पीछे आंसर्स लिखे होंगे तो ये चीज आई होगी दिमाग में कि कैसे याद करें. तभी आप इसको गूगल भी सर्च कर सकते हो कि भाई कैसे याद करे जाए, यूट्यूब पे देख सकते हो, कॉमन आंसर एक ही निकलता है. हेडिंग्स सारी एज इट इज याद करेंगे, जो भी हेडिंग्स दे रखी हैं. जैसे अभी अपन माइनर के रूल पढ़ेंगे तो जितने भी दे रखे हैं हेडिंग्स के वो सारे याद रखेंगे. हेडिंग्स के अंदर जो कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको अंडरलाइन करवाती हूँ वो आपको याद होने चाहिए. उन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको पता है कि भाई इसमें ये 3 बातें हैं, इसमें ये 4 बातें हैं. ये वाला अग्रीमेंट वॉइड होता है बट इसमें कॉम्पनसेशन मिलता है. ये वाला वॉइड नहीं होता बट वॉइड होता है लेकिन कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, राइट? तो ऐसे बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए. इफ यू आर अवेयर ऑफ दीज बेसिक पॉइंट्स तो आपको इसको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखना है. जैसे आप लोग 12th क्लास तक बीएसटी पढ़ते थे, बीएसटी में तो क्या होता था, सारी थ्योरी एक जैसी है, कुछ भी कर लो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, है ना? हर में जहां अटक रहे हो वहां पे लिख के आ जाओ. और सब चीजें ऐसे सब एक जैसी तो है, घूम फिर के वही तो एक जैसी बातें हो रही है. यहाँ पे सब अलग अलग है, ये तो आपको समझ में आता है, सब बातें अलग अलग है. So you have that privilege as compared to BST here that you can write examples. जहां आप फंस रहे हो वहां पे खुद का एग्जाम्पल बना के उसको एक्सप्लेन कर दो, राइट? तो कंटेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम. व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप सबसे पहले तो पॉइंट्स को समझो और पॉइंट समझ के उस पर अंडरलाइन करना स्टार्ट करो. यूनिट नंबर 3 से अपन एक जो प्रैक्टिस करेंगे, कई लोग सिर्फ अंडरलाइन कर रहे हैं, कहीं वो भी नहीं कर रहे हैं जो मुझे पता चल रहा है. So what you have to do is from unit number 3 अपन जितना भी पढ़ते हैं उसके आपके नोट्स बनना स्टार्ट होंगे कॉपी में, ठीक है? आप जब ये नोट्स बनाना शुरू करोगे ना ऑटोमेटिकली आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा. मेहनत तो लगेगी, ये तो लगेगा कि यार ये मैम ऐसे क्यों करते हो, हम तो ऐसे याद कर लेंगे, सीधे बुक से ही कर लेंगे. बट जब आप खुद अपने हाथों से उसको लिखोगे ना, जो फ्लो चार्ट्स अपन बनाते हैं, जो पॉइंट्स में आपको टिक कराती हूँ, आप खुद ही मुझे कहोगे कि मैम हमें कॉन्फिडेंस लिखने का, राइट? तो इट इज मेरा कॉन्फिडेंस नहीं इम्पार्ट करना मुझे, आपको आपको अपना ही कॉन्फिडेंस जगाना है, राइट? एक दिन में अपन 4-5 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ते, तो जितना भी अपन पढ़े उसकी हेडिंग और उसके कीवर्ड्स जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो आपको अपने हिसाब से कुछ ऐसा लगे कि भाई मैं इसको फ्लो चार्ट में बना, आपके नोट से आपको समझ में आने चाहिए, तो आप उसको जैसे भी कन्वीनियंट बना सकते हो करो. बट जो मैं टिक करा रही हूँ, जो फ्लो चार्ट्स मैं बना रही हूँ वो कॉपी में सारे होने चाहिए, उसके अलावा जो आप चाहो, राइट? तो हर रोज आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे. इसके 2 फायदे हैं. एक तो आपके आंसर्स लिखने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाएगी, ये कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा कि आंसर लिख सकते हैं. नोट्स के चक्कर में घर जाके रिवाइज करोगे और नोट्स बनाओगे तो रिवीजन ऑटोमेटिकली होगा. तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना, 20-25 मिनट देने हैं, बट 20-25 मिनट दिए जा सकते हैं, राइट? 60 मार्क्स का भी तो पेपर है, ऐसा तो है नहीं 20-25 नंबर का पेपर है. तो उसको अगर इतना सा टाइम देकर अपन इतना अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे अपन 60 में से 50 प्लस तो 100% ला रहे हैं, यहाँ पे 55 तक भी अपन ला सकते हैं, व्हाई नॉट? इससे आसान चीज क्या है, राइट? तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम यूनिट नंबर 3. 1 में इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि उसमें आप लोग नए थे, आपको समझना जरूरी था चल क्या रहा है, होता क्या है, माइनर क्या है, ये क्या है, ये सब समझना जरूरी था. अब आप लोग समझ चुके हो काफी चीज,
अब आप इस चीज को प्रैक्टिस करना। तो विल यू ऑल डू दिस? आवाज ही नहीं, वो कन्विक्शन ही नहीं आया। करना ही है, ऑप्शन नहीं है। कल से काम करोगे और बेंच पे कॉपी खुली रखोगे, पीछे से मैं आपके नोट्स चेक करते हुए आऊंगी कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? और जिसका काम नहीं होगा फिर वो ऑनलाइन ही पढ़ेगा उस दिन का चैप्टर घर जाके। आई विल नॉट अलाउ द पर्सन इन द क्लास। ठीक है? तो इस डर से मुझे काम नहीं करवाना था, बट क्या है कि जब तक ये डर नहीं होगा तब तक काम होगा नहीं। राइट? अब हो जाएगा सबका काम। अब आवाज देखो ज्यादा निकली है। ट्राई कर लेना, दिक्कत आए तो फिर क्लास के बाहर चले जाना। ठीक है? ये क्या हो गया? तो एम आई ऑडिबल टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी बताओ यार, ऑडिबल? तो बेटा उस केस में नेहा आपका नेटवर्क कनेक्शन का इशू है, स्विच ऑफ करके ऑन कर लो। ठीक है, सो अपना यूनिट नंबर 3 जो है वो है अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपन ने 3 रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में। कौन सी 3 रिक्वायरमेंट्स थी? मेजॉरिटी की एज होनी चाहिए, सेकेंड अनसाउंड नहीं होना चाहिए, और थर्ड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। उन 3 कंडीशंस का एक्सप्लेनेशन यहाँ पढ़ रहे हैं अपन सबसे पहले। तो इस चैप्टर में 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट अपना ये है जो अभी बताया। तो सेक्शन 11, अच्छा मैंने आपको यूनिट नंबर 1 के वो नहीं दिए ना सेक्शंस की लिस्ट, मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आज ले लेना। आज तो मैं बैग नहीं लाई, कल ले लेना मेरे से। ठीक है? तो कल आप लोग याद से लेना, मेरे पास बने हुए रखे, मैं आपको देनी है। ठीक। सो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले फर्स्ट चीज, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दैट इज एज ऑफ मेजॉरिटी। मतलब कोई सा भी ऐसा व्यक्ति जो 18 साल या उससे ज्यादा का है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? यस मैम, कर सकता है। ठीक। अब इसमें यहाँ पे जब बात कर रहे हैं लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स अग्रीमेंट, माइनर के साथ किया गए अग्रीमेंट के क्या लॉ है ये अपन पढ़ेंगे। ठीक। तो ध्यान से सुनते जाना, बहुत इजी इजी लॉज है, सब फायदे फायदे हैं माइनर के साथ अग्रीमेंट करने के, माइनर को, आपको नहीं है। राइट? और आपको सारे नुकसान ही नुकसान है। ठीक, शॉर्ट में यही है इस सारे पॉइंट्स की जिस्ट। पहला पॉइंट, a contract made by a minor is void ab initio। तो void ab initio का जो मतलब होता है वो होता है void from very beginning। ये लैटिन वर्ड है void ab initio, मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही void है। तो अगर आपने किसी भी माइनर के साथ अग्रीमेंट किया है तो वो अग्रीमेंट क्या कहलाएगा? void ab initio, पूरा बोलना पड़ेगा। और void ab initio का मतलब क्या होता है? void from very beginning। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये नाम लिख के आना, कुछ नहीं करना, कोई केस लॉ कुछ नहीं पढ़ना किसी तरीके से। बट आपके ये वाला पॉइंट आता है तो आप ये केस लॉ लिख के आओगे, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, बस इतना ही करना है इसको। ठीक है? चलिए अब आइए पॉइंट नंबर 2 पे। नो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन वर्ड का मीनिंग लिखो अप्रूवल, अप्रूवल। जितना पढ़ाऊं उतना ही पढ़ना, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, बट जितना पढ़ाऊं वो पूरा पढ़ना, उसको भी कम मत कर देना। ठीक है? तो ए ने बी के साथ एक अग्रीमेंट किया, बी यहां पर है माइनर। ठीक है? और ए ने बी को कहा कि तुम मुझे 50 लाख रुपए दे दो। ए ने बी से कितने मांगे? 50 लाख। बी कौन है यहाँ पे? माइनर।
बी ने कैसे तैसे बी ने पहली बात तो ये जो अग्रीमेंट है ये क्या है अपने फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से वॉइड एब इनिशियो, राइट। अगर बी हाँ बोल दे और उसके बाद वो पैसे नहीं दे तो उस केस में अब बी को कोई स्यू नहीं कर सकता। तो बी ने नहीं दिए पैसे, लेकिन बी कुछ टाइम बाद हो गया मेजर, ये अग्रीमेंट करने के से 15 दिन बाद मेजर हो गया, और फिर उसने कहा कि ये जो अग्रीमेंट अपन ने किया था अब इसको अपन एग्जीक्यूट कर देते हैं। मतलब अग्रीमेंट किया था जब तो वो क्या था, माइनर। अब मेजर होने पे वो पुराना अग्रीमेंट क्या करना चाहता है, एग्जीक्यूट, अप्रूव करना चाहता है। तो वो माइनर के पास नहीं होता ऑप्शन कि वो ओरिजिनल अग्रीमेंट जो वॉइड एब इनिशियो था उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। उसको ये 50 लाख का नया अग्रीमेंट ही बनाना पड़ेगा, पुराने बनाए गए अग्रीमेंट को अप्रूव नहीं कर सकता। बेनिफिशियरी का क्वेश्चन है वो, सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ रहा है, रुक जाओ भी, राइट। पार्टनरशिप एक्ट ही आ रही है पूरी वैसे तो, लेकिन उसका भी एक पॉइंट इसमें भी आएगा। सब आ रहा है बेटा सबकी। क्या है कि ऐसा मानो कि अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है, अभी तक जो पढ़ा है ना वो सब बहुत थोड़ा बहुत आता है। नहीं, जिन्होंने पहले लॉ पढ़ रखी है उनकी बात कर रहे हैं कि वो परफेक्टली नहीं आता, या तो बहुत अच्छा है या फिर कुछ नहीं है। तो बीच का आधा आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो सब कंफ्यूज ही करता है। ठीक, आगे वाला पॉइंट समझ में, कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? ठीक है, तो आप माइनर के तौर पे कोई अग्रीमेंट करो तो मेजर बन के उसको रेटिफाई कर सकते हो क्या? नो मैम, यही पॉइंट है, कैन नॉट रेटिफाई किस अग्रीमेंट को, जो कि वॉइड एब इनिशियो है। अब ये दो पॉइंट्स आपने जब टिक कर लिए और कॉपी में लिख लिए तो अब आपको लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। एग्जाम्पल आप चाहो तो ये लिख दो, अपना बना दो, कोई नया बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब आओ थर्ड पॉइंट पे, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर वैसे तो कुछ करने लायक है नहीं, लेकिन माइनर क्या हो सकता है, बेनिफिशियरी जरूर हो सकता है। उसके नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसको सिर्फ फायदा मिल रहा है, तो वो फायदा उठा सकता है। तो इसमें आ गया आपका सेक्शन 30 कि माइनर को आप पार्टनर नहीं बना सकते, राइट। पार्टनरशिप फॉर्म में आपकी, और आपने सोचा कि ये एक्स माइनर है इसको पार्टनर बना लेते, पार्टनर तो नहीं बना सकते। लेकिन आपने कहा कि हमारा जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगा इसमें ये माइनर को भी हम प्रॉफिट देंगे। पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन प्रॉफिट ले सकता है, राइट। लॉसेस भी नहीं लेगा, लाइबिलिटी भी नहीं लेगा, कंपनी डूब जाएगी उसका कोई मतलब नहीं, उससे कोई फायदा मिल रहा होगा तो फायदा ले लेगा, बाकी अपनी पतली गली से कल्टा। ठीक है, देखो सेक्शन 30 आ ही गया, पॉइंट नंबर 3 बहुत जल्दी आ गया। सेकेंड पैराग्राफ देखो, A minor cannot become a partner in a partnership firm. अंडरलाइन कर लो, यस और नो वाला क्वेश्चन है ये वन लाइन का। माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है क्या? नो मैम। लेकिन अगर सबकी कंसेंट हो तो वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स उठा सकता है क्या? यस मैम, तो टिक करो, एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। इससे पहले वाला पैराग्राफ, अगर माइनर के साथ कोई भी अग्रीमेंट किया है तो वो क्या कहलाएगा, वॉइड एब इनिशियो। लेकिन उस अग्रीमेंट के बेसिस पे उसको कोई फायदा मिल रहा है तो वो फायदा उठा सकता है क्या? यस। एक्सेप्ट अ बेनिफिट एक वर्ड आ रहा है इसमें लास्ट में, ये यहाँ कर दिया बेटा मैंने। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है बस। नहीं ना, वो सू नहीं कर सकता बट वो बेनिफिट उठा सकता, उसने ले लिया और मुझे लगा यार तू माइनर निकला, ला निकाल पैसे वापस। हाँ तब तो कर सकता है, पार्टनरशिप के केस में कर सकता है, yes। हाँ हाँ हाँ, वो बेनिफिट के लिए वो है, माइनर के सारे फायदे ही हैं, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। यू ऑल बीइंग माइनर्स आर इन अ सेफ जोन, और आपके साथ जो अग्रीमेंट करा वो तो फंसा। ठीक है, चलिए लास्ट लाइन। बेटा ये एक्चुअली क्या, प्रोमिसरी नोट का एक एग्जाम्पल बना रखा है, राइट। तो उस केस में बता रखा है, इसीलिए आप खाली इसको एक्सेप्ट बेनिफिट ही लिखो।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉ की लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट किया, लेकिन पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया कि आगे पीछे की बात भी समझा दें। और आपको एज इट इज पूरा लिखना भी नहीं होता, तो आपको ये जो पॉइंट्स हैं सारे याद होने चाहिए, इसमें ये जो 3 बातें हैं ये याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल आप अपना बना सकते हो, राइट? यस, एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट एज ऑफ नाउ? ओके, केस स्टडी ऑफ फर्स्ट पॉइंट। बेटा वो नहीं करनी है आपको यश, मैंने आपको बताया कि उसको सिर्फ केस लॉग करना है, नाम याद रखना है आपको उसका, बस, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इज, लेकिन वो केस लॉ का नाम याद रखना है, वॉइड एब इनिशियम में मुहिदी बीवी वाला नाम याद रखना है, वो कंपलसरी है याद करना। चलो अब नेक्स्ट इज, अभी मत याद करो, पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ अभी तो। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड मेजर माइनॉरिटी। माइनर हमेशा ये कह सकता है जब भी फंसे, मैं माइनर हूं, सिंपली ये बात बोल सकता है। ठीक है, थ्योरी देखो इसकी। अब माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, प्लीड माइनॉरिटी का मतलब वो अपनी माइनॉरिटी को जस्टिफाई कर सकता है, अपनी माइनॉरिटी का फायदा उठा सकता है हमेशा, and is stopped to do so even where he has taken any law and or entered into a contract। तो अगर माइनर ने कहीं से लोन ले लिया, कहीं से लोन ले लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और ये बता दिया कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कि मैं मेजर था, ठीक, अब उसके अगेंस्ट में केस फाइल हो गया पैसे नहीं लौटाने पे, तो फिर वो ये आराम से प्रूव कर सकता है कि भाई मैं तो माइनर था, मैंने मेजर बन के ये काम किया, राइट? रूल ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट माइनर। अब रूल ऑफ एस्टॉपल क्या होता है इसको समझो, आता है किसी को रूल ऑफ, क्या होता है बताओ बताओ बताओ। पार्टनर में एस्टॉपल, रूल ऑफ एस्टॉपल यही चीज है, एक पार्टनर में होल्डिंग आउट भी था, ऊपर नीचे थे दोनों पीएसटी में, साथ बताओ। हाँ, तो फिर अब वो पार्टनर बन गया उसके लिए, पार्टनर जैसा बिहेवियर हो गया, मतलब लोन के केस में, है ना? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है मामला बहुत ज्यादा। चलो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में पढ़ेंगे, अभी रूल ऑफ एस्टॉपल पढ़ो। रूल ऑफ एस्टॉपल ये है, माइनर, तो माइनर हो बेटा, योर नेम अंश। अंश का एक दोस्त है जिसकी बैग्स की शॉप है, ध्यान से समझ लेना। अंश का एक दोस्त है जिसकी बैग की शॉप है, अब वो अपनी बैग की शॉप, वो बाहर जा रहा है 1 महीने के लिए लंदन, ठीक है, वो नहीं चाहता कि वो 1 महीना दुकान बंद करके जाए, तो अंश ने कहा अरे अपनी भाई की दुकान है, बैठ जाऊंगा मैं, कर लूंगा, तू जा निश्चिंत होके एकदम, ठीक है। अंश वॉज टेकिंग केयर ऑफ द शॉप, वहां पे कोई क्लाइंट आए बड़ा, उन्होंने बैग्स ऑर्डर करे, मतलब ऐसे कमर्शियल पर्पस के हिसाब से ऐसे 2-3 लाख बैग ऑर्डर करे, बड़ा कंसाइनमेंट था, और अंश ने क्वालिटी वगैरह जो उनको बताए, हाँ सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया करके बेच दिए, हो गया काम, पैसे ले लिए। अब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई, उनको जिस पर्पस के लिए चाहिए थे, जो क्वालिटी उनको चाहिए थी, वो तो वहीं जाके ही खराब हो गया काम। उनको तो चाहिए थे एकदम जूट वाले बैग्स, मजबूत, और इसने एकदम वो हैंड बैग्स भेज दिए नाजुक, है पापा के परी वाले। तो उस केस में अब वहां पर जाके वो बैग्स काम ही नहीं आए, काम नहीं आए तो उन्होंने जाके स्यू किया, राइट? तो अभी अपन ये माइनर का केस नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ रूल ऑफ एस्टॉपल पढ़ रहे हैं, ये मेजर है अभी तक, ठीक है। तो उन्होंने स्यू किया आके कि भाई ये दुकान आपकी है, आपने मुझे गलत माल भेजा, मुझे मेरा कॉम्पनसेशन चाहिए, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो ये कहेंगे नहीं दुकान तो मेरी है ही नहीं, जिनकी है आप उनसे बात करना, वो आएंगे जब, मेरी जिम्मेदारी थोड़ा है। तो इन्होंने थर्ड पार्टी को उस दुकान का ओनर बताया, और उसी के बेसिस पे, उसी फेथ के बेसिस पे थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस थर्ड पार्टी के लिए दुकान के ओनर बन गए हैं, और उस थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी इनकी ही होगी, ओनर की नहीं होगी।
तो रूल ऑफ एस्टॉपल ये कहता है अगर आप किसी को ऐसा दिखाते हो जो कि आप नहीं हो और उस बात पे आके वो आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उस पर्सन के लिए आप वैसे बन जाते हो। तो इन्होंने अपने को दिखाया ओनर जो कि ये नहीं है, तो उस थर्ड पर्सन के लिए ये क्या बन गए, ओनर। इनकी जिम्मेदारी ओनर की जैसी ही होगी, जो भी उन्हें डैमेजेस देने पड़ेंगे इनको देने पड़ेंगे। ये होता है रूल ऑफ एस्टॉपल। लेकिन अपन ने क्या पढ़ा कि ये रूल माइनर के केस में एप्लीकेबल नहीं है। अब अंश है माइनर। वाई थर्ड पर्सन, उन्होंने बैक की अपनी बात बताई, बोला डैमेज दो। ही कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। ही कैन से मैं तो माइनर, तुम्हारी एस की तैस। ठीक है, अब आगे क्या समझ में ये पॉइंट? यस। प्रॉफिट कैसे हुआ? नहीं तो जो बैग सेल हुए जो अमाउंट भी इसी को मिलेगा और जो लॉस हुआ है वो भी इसी को मिलेगा। ओनर हर तरीके से उस केस में यही है। ठीक है, तो हाँ लॉस जब काम गलत हुआ है तो। माइनर के केस में नहीं, पहले वाले केस की पूछ रही थी वो। ठीक है, आ गया समझ में? एस्टॉपल, रूल ऑफ एस्टॉपल इज नॉट एप्लीकेबल। विल यू ऑलवेज रिमेंबर दिस? भूल जाओगे या याद रखोगे? गुड। कहाँ एक बात के पैसे देगा? हाँ हाँ, तो उस केस में जो लॉस होगा वो 2 लाख का थोड़ा होगा, बहुत ज्यादा होगा। नहीं नहीं नहीं, इस केस में जब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, मैंने इनसे खरीदे, मैंने पैसे इन्हीं को दिए, राइट। अब इन्हीं के केसेस पे इन्होंने कहा कि भाई मेरी तो, मैं शॉप नहीं है, मैं ओनर नहीं हूँ, मैं क्यों दूँ इसमें। तो उस केस में ओनर जो है वो बैग का जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की कॉस्टिंग आएगी वो क्लेम कर लेगा। लेकिन उसके अलावा जो पैसे मिले वो तो इनके ही होंगे, बट उसके केस में मुआवजा तो इनको ही देना पड़ेगा। फायदा भी इनका, नुकसान भी इनका। और वो जो कॉस्टिंग इन्होंने 2 लाख रुपए मुझे लिए, बैग तो इन्होंने नहीं बनाया, बैग तो ओनर ने बनाया, तो वो ओनर इनसे क्लेम कर लेगा। ओनर का कोई मतलब नहीं, वो लंदन घूम रहा है। ठीक है, माइनर के केस में आगे की ये बात समझ में कि माइनर के केस में रूल ऑफ एस्टॉपल एप्लीकेबल नहीं होता। अब आ जाएंगे जल्दी जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। जैसे माइनर के पेरेंट्स नहीं है, राइट, और माइनर के पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब माइनर तो उन प्रॉपर्टी वगैरह को सेल नहीं कर सकता, कोई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो लीगल गार्जियन कोर्ट अपॉइंट करती है। तो लीगल गार्जियन की जिम्मेदारी है कि अगर वो खुद, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी माइनर की देख रेख कर रही हूँ और मेरे पास उस माइनर की देख संभाल के लिए पैसे नहीं है, तो मैं कोर्ट में जाऊंगी और कोर्ट में कहूंगी कि इसके पास इसके पिताजी की प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी को यूज करके माइनर की देख रेख करना चाहती हूँ। तो कोर्ट मुझे ये कहेगी कि भाई आप उस केस में माइनर की जो नेसेसिटीज है, नेसेसिटी होती है एजुकेशन, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड्स, मेडिसिन, राइट, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, इन चीजों के खर्चे के लिए इनकी प्रॉपर्टी को, माइनर की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते, राइट। वरना तो मैं गलत फायदा उठा सकती हूँ ना, माइनर कुछ कर नहीं सकता, माइनर की प्रॉपर्टी को बेचे, पता चला हम आलीशान महल बना रहे, क्योंकि मैं तो लीगल गार्जियन हूँ। फिर तो हर जना ऐसे माइनर को रखना चाहेगा, और जैसे ही वो मेजर होगा हटा देंगे उसको, तो उसको मेंटली भी टॉर्चर करेंगे। तो कोर्ट ये कहती है कि आप माइनर की नेसेसिटीज, नेसेसिटी का मतलब नहीं कि माइनर तो हमारा बीएमडब्ल्यू में ही कोचिंग जाएगा, राइट, वैसे वो जा सके और आ सके, तो नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए आप माइनर की प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो। इसका सारा आपको चिट्ठी पत्र, सारा डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट को देना होता है। ठीक है, चलो, तो ये है आपका सेक्शन 68। इसमें आप सिंपल ऐसे लिख लो, नेसेसरीज के लिए माइनर लाइबल नहीं है,
लेकिन माइनर की जो प्रॉपर्टी है वो लाइबल है। यही है, इतना ही लिख कर आना है। लेकिन ये सब नेसेसरीज के लिए होना चाहिए। केस स्टडी में वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई 5 स्टार हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया गया, तो आप बोलो मेडिकल है तो नेसेसरी है, लेकिन 5 स्टार में इलाज कराना नेसेसिटी नहीं होती है। तो ये केस स्टडी पूछी जा सकती है इसके बेसिस पे। तो नेसेसिटी समझना, बेसिक नीड्स प्लस मेडिकल प्लस एजुकेशन ऑन द रीजनेबल टर्म्स। नहीं, इसका भी नहीं करना, इसकी लिस्ट में दे दूंगी, इसमें बहुत कम सेक्शन याद करने इस यूनिट से आपको। कौन सी लाइन नंबर बोलो? There is no personal liability of the minor but only his properties like the contract। ये तो पढ़ ही रहे अपन, ये 2 पॉइंट्स पढ़ ही रहे अपन, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे बात करें नेसेसरीज के लिए, तो माइनर को पर्सनली लाइबल कर सकते हैं क्या? नो। बट उसकी प्रॉपर्टी को कर सकते हैं क्या? किस केस में कर सकते हैं? नेसेसिटीज के केस में। ठीक है, आवाज आनी चाहिए बेटा, यस नो हाँ ना, ये बोल के याद होती है चीजें, राइट? अब नहीं, बाद में ध्यान रखना। तो यस, नेक्स्ट पॉइंट इसी में आगे देखो, टू रेंडर माइनर्स एस्टेट लाइबल फॉर नेसेसरी। एस्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाई। अगर आप माइनर की प्रॉपर्टी को लाइबल बनाना चाहते हो, यूटिलाइज करना चाहते हो, तो 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर द गुड्स रीजनेबली नेसेसरी। कॉन्ट्रैक्ट किन गुड्स के लिए होना चाहिए? जो रीजनेबली नेसेसरी है, सिर्फ उन्हीं के लिए। अननेसेसरी लेविश चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आगे ये लाइन समझ में। और सेकेंड लाइन है, द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी अ सफिशिएंट सप्लाई। माइनर के पास पहले ऐसी चीजों की सफिशिएंट सप्लाई नहीं है। जैसे एज अ गार्जियन, अगर मैं सफिशिएंटली उसकी देख रेख करने के लिए सक्षम हूं, तो कोर्ट मुझे उसकी प्रॉपर्टी से पैसा लेने की परमिशन नहीं देगा, राइट? तो माइनर के पास पहले से ऐसी नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टी को आप किसके लिए यूज कर सकते हो? ओनली फॉर नेसेसिटीज। एनी डाउट? आपको ये 2 पॉइंट जो पहले लिखवाए थे प्लस 2 बुलेट पॉइंट्स ये याद रहने चाहिए, ये पूरी थ्योरी कवर कर देता है इसकी। ठीक है, ये जल्दी समझ में आ रहा है आज का चैप्टर जो अपन ने यूनिट 1 पढ़ा था उसके कंपैरिजन में? ऐसा नहीं कि ये इजी है, एक्चुअली अब आपका दिमाग वैसे चलने लग गया है, अब सीधे नहीं चलता, अब टेढ़ा ही चल रहा है दिमाग आपका। ठीक है, तो यू आर गेटिंग फैमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ द लॉ। चलो नेक्स्ट पे आइए अब, कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। इस पॉइंट को समझेंगे अपन। So a minor's agreement is void, his guardian can under certain circumstances enter into a valid contract on minor's behalf। तो माइनर के साथ अग्रीमेंट तो वॉइड होता है, लेकिन माइनर के बिहाफ पे अगर कोई गार्जियन अग्रीमेंट करना चाहे तो उसके बिहाफ पे कर सकता है। आगे पढ़ो इसको। Where the guardian makes a contract for the minor which is within his competency and which is for the benefit of the minor, there will be a valid contract। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है माइनर के बिहाफ पे, वो माइनर के बेनिफिट में होना चाहिए, राइट? जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए पॉलिसी वगैरह लेते रहते हैं, आपके नाम से लेते रहते हैं, तो आपके बेनिफिट में ही हो रहा है ना काम, वो किया जा सकता है ऑन योर बिहाफ। आप नहीं कर सकते हो, बट ऑन योर बिहाफ ये काम हो सकता है, क्योंकि फायदा उठाने के लिए माइनर अलाउड है। ठीक, नेक्स्ट पे आइए, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पॉइंट नंबर 7, a minor's agreement being absolutely void, there can be no question of specific performance।
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना, राइट। तो जब आपके साथ माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो उसको परफॉर्म कर सकते हैं क्या? खत्म, काम नहीं कर सकते, राइट। परफॉर्म करना मतलब नहीं, यही नहीं सुना ना इसलिए नहीं आया। परफॉर्म करना मतलब एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट मतलब ग्राउंड पे लेकर आना। जैसे मैं माइनर हूँ और मैंने आपको कहा कि मैं आपको लॉ पढ़ा दूंगी, मैं 17 ईयर्स के हूँ और मैंने आपको ये चीज प्रॉमिस कर दी, आप आ गए। अब ये अग्रीमेंट जो हुआ था तो शुरू से वॉइड था, आप आ गए मेरे कहने पे, मैं तो नहीं आई। आप मेरे को स्यू कर सकते हो कि परफॉर्मेंस के लिए, पढ़ाने के लिए स्यू कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब अग्रीमेंट ही वॉइड है तो उससे रिलेटेड परफॉर्मेंस भी क्या होगा? वॉइड ही होगा। अब आ गया पॉइंट नंबर 8। माइनर को आप इंसॉल्वेंट भी नहीं कह सकते। माइनर को कोर्ट से इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, माइनर पे इंसॉल्वेंट का ठप्पा नहीं लग सकता, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको इंसॉल्वेंट नाम नहीं दे सकते। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन इन द केस स्टडी, कैन माइनर बी एन इंसॉल्वेंट? नो। पॉइंट नंबर 9, पार्टनरशिप वाला जो अभी अभी अपन ने पढ़ा था सेक्शन 13, कि माइनर सारे बेनिफिट्स उठा सकता है, तो पार्टनर तो नहीं बनेगा, पार्टनर के आगे क्रॉस करो, पार्टनर तो नहीं बनेगा, लेकिन पार्टनरशिप के बेनिफिट्स उठा सकता है क्या? उठा सकता है, यस। इधर वाली उठा सकता है बेटा? हाँ, सब होश में हो। तो क्वेश्चन ये है कि माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं बन सकता। माइनर पार्टनरशिप के बेनिफिट उठा सकता है? ठीक है, अब आगे होश में, वही पढ़ा है बेटा। नहीं। पॉइंट नंबर 9, नहीं बेटा उसको बताया मैंने कि 9th पढ़ा है अभी। पॉइंट नंबर 10 है आपका, माइनर कैन बी एन एजेंट, राइट। एक सेकेंड यश, रिलेटेड है 7th और 1 सेम तो नहीं है बेटा, और 9th और 3rd, हाँ यस बेटा। 3rd में तो क्या है, पार्टनरशिप का सिर्फ एक पॉइंट दे रखा है, और चीजों में भी बेनिफिट उठा सकता है। 9th वाले में एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप की बात हुई है, बस ये फर्क है। यस यस यस, माइनर कैन बी एन एजेंट। माइनर को आप एजेंट तो बना सकते हो, लेकिन जिस प्रिंसिपल ने उसको एजेंट बनाया ना, उसकी तो गई, वो जाने उसका काम जाने। से फॉर एग्जाम्पल आपने किसी माइनर को अपना ड्राइवर बना लिया, तो आप प्रिंसिपल हो, वो आपका एजेंट है। अब उसने ले जाके गाड़ी ठोक दी, तो आप जो गाड़ी ठोकी ना उसमें वो तो वहां जाके कह देगा मैं तो माइनर, ही कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी, है ना। लेकिन अब वो जो नुकसान हुआ वो उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल उस माइनर से उसकी भरपाई ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो यही इसमें बता रखा है कि माइनर एजेंट हो सकता है बट वो लाइबल नहीं होगा। अगर आप उसको एजेंट बना रहे हो ना तो आप अपनी जिम्मेदारी पे बना रहे हो, किसी तरीके की कोई लाइबिलिटी नहीं है उसकी। कौन? माइनर कुछ नहीं, इसमें क्या? हाँ हाँ, लग गई तो फिर उसका देख रेख, हाँ अगर लग गई तो उसका ध्यान और रखना पड़ेगा, फर्स्ट एड भी देनी पड़ेगी, इस हॉस्पिटल वगैरह का हिसाब भी देखना पड़ेगा, बहुत गोलमाल है हिसाब। ठीक है। हाँ हाँ, प्रिंसिपल माइनर हो तो उस केस में आपस में इलाज विलाज तो आपस में जैसे वैसे होगा वैसे हो जाएगा, लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो अपना देखे फिर। तो इसीलिए जो माइनर जो कॉलेज के लोग गाड़ी चलाते हैं ना उनसे दूर ही रहना चाहिए, आप लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठुक गए तो आपका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, थर्ड पर्सन मुझे तो नहीं रखना पड़ेगा बट आगे प्रिंसिपल को रखना पड़ेगा। ठीक। हाँ, आ रहा है वो लास्ट पॉइंट आ रहा है, चोरी के केस में नहीं फंसे बचेगा। ठीक है। तो माइनर, हाँ ये पॉइंट आप लोगों के लिए हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक सिर्फ अच्छी बातें पढ़ी है, अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है।
इसमें नाम भी मेरा ही आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे समझो, मैं एक डीलर के पास गई और मैंने उससे स्कूटी खरीद ली और उसको ये बोला कि इसके पैसे मेरे पिताजी दे देंगे, राइट। वैसे तो क्या है कि ऐसा रियल में होता नहीं है, पहले पैसे लेगा तभी, लेकिन ये पॉइंट समझाने के लिए बना रखा है इन्होंने, ठीक है। और उसको कहा कि इसके पैसे मेरे पिताजी दे देंगे, उसने दे दी मुझे स्कूटी। वो गए पापा के पास में, बोले लाओ पैसे दो, बोले ये जाने और इसकी स्कूटी जाने, हम नहीं देंगे पैसे। तो माइनर पेरेंट्स को बाइंड नहीं कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक सिर्फ अच्छे पॉइंट्स पढ़े थे कि आप पेरेंट्स के बिहाफ पे जाके कोई अग्रीमेंट कर दो और आप पैसे नहीं दे के आओ, तो आपसे तो कोई वैसे नहीं ले सकता, लेकिन आपके पेरेंट्स से भी नहीं ले सकता है। तो आपके पेरेंट्स को बाउंड नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स पे केस फाइल नहीं हो सकता। ये सिर्फ उन्हीं केसेस में बात हो रही है बेटा जब नॉर्मल ये पैसों का लेन देन और ऐसे चल रहा है। क्रिमिनल केसेस जब आ जाएंगे ना, तब माइनर को जिम्मेदार बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, हाँ वो स्कूटी ले लेगा वापस, वो स्कूटी वापस ले लेगा, देनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। ओके, so yes, in the absence of authority express or implied, an infant is not capable of binding his parents or guardian even for necessaries. आप अपने पेरेंट्स को नेसेसरीज के लिए भी बाउंड नहीं कर सकते हो। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो आप ये बाउंड नहीं कर सकते कि आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे सीए का कोर्स कराया जाए, मुझे लिए 40,000 दिए जाए। यू जस्ट कैन नॉट बाउंड योर पेरेंट्स फॉर एनीथिंग, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है, जब आप बातें कर रहे हैं तभी बताया कि नेसेसरीज का पॉइंट पूछ सकता है कि क्या माइनर अपने पेरेंट्स को बाउंड कर सकता है। यस मैडम, क्या माइनर अपने पेरेंट्स को बाउंड कर सकता है नेसेसरीज के लिए? नेसेसरीज के लिए तो कर सकता है बेटा, क्यों? नेसेसरीज के लिए पढ़ाई, अभी तो पढ़ा, एजुकेशन, फूड, वाटर, शेल्टर, इनके लिए तो कर सकता है, नहीं कर सकता वो क्लास में ध्यान से दो। तो नेसेसरीज के लिए भी पेरेंट्स को बाउंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब आपके पास प्रॉपर्टी हो, कोई और ध्यान रख रहा हो, तो आप उस प्रॉपर्टी को बेच के उसकी नेसेसरी पूरी कर सकते हो, बट पेरेंट्स को थोड़ा ना बाउंड कर सकते हो। हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ। किसने बोला मैम? हो गया। पॉइंट नंबर 12, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकेंड, सपोज व्हेन वी टॉक अबाउट चाइल्ड लेबर, बेटा थेफ्ट के केस में अभी लास्ट पॉइंट आ रहा है यश, वी विल बी लाइबल, राइट। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट। एक कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें एक मैंने और अंश ने मिलके, मेजर कौन है यहाँ पे, व्हाट्स योर नेम? अनिरुद्ध। तो मैंने और अंश ने मिलके अनिरुद्ध से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि आप हमारे गोडाउन पे 50 किलो राइस भिजवा देना। ये कॉन्ट्रैक्ट किया, हम आपको 5,000 रुपये दे देंगे, रैंडम बात है, ठीक है। अब इस केस में मैं मेजर हूँ, अंश माइनर है, हमने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है, राइट। अब ये 5,000 रुपये लेने आए और 5,000 में हमारी बात हुई थी आपस में, आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट ढाई शेयर कर लेंगे। जब वो लेने आए, मैं तो माइनर हूँ, आप जानो आपका काम जाने, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, पूरी की पूरे 5,000 उनको मैं दूंगी। तो यही है माइनर और अडल्ट के केस में जब होता है, व्हेन देयर वाज अ जॉइंट परचेज बाय टू परचेजर्स, एक तो माइनर है, it was held that binder should enforce the contract against the major only, माइनर के अगेंस्ट में he cannot। मैंने भी इन्हें 5,000 नहीं दिए, इन्होंने हम दोनों के खिलाफ केस कर दिया, कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट कहेंगे ये तो बाइज्जत बनी है, आप आ जाओ, ठीक है। समझ गए ये पॉइंट? पॉइंट नंबर 13, एजेंट
तो कोई भी बिहेव कर सकता है। एजेंट का मतलब होता है यश किसी के बिहाफ पे काम करना। एजेंट का मतलब वो जो अपन समझते हैं ना कमर्शियल लैंग्वेज में, सिर्फ वो नहीं होता, ऑन बिहाफ। ठीक है। पॉइंट नंबर 13, श्योरिटी फॉर अ माइनर। श्योरिटी कौन होता है? वो इस श्योरिटी नहीं पढ़ी, बीएसटी पढ़ी नहीं, मतलब इंश्योरेंस में आया था ये, जो गारंटी लेता हो। हाँ, था ही नहीं क्या? 11th या 12th किसी में तो था यार। या 12th में था तो सही, दो में से एक साल। चलो विल नॉट डिस्कस, यहाँ समझा देते हैं। ठीक है, चलो समझा ही देते। In a contract of guarantee, when an adult stands surety for the minor, then he is liable to the third party as there is a direct contract between surety and the third party. तो इसका सीधा एग्जाम्पल पढ़ो। मिस्टर एक्स है guaranteed for the purchase of mobile phone by क्रिश। क्रिश एक माइनर है और उनकी गारंटी ली इन्होंने, खुद ने आगे बढ़ के मिस्टर एक्स ने, कि ये जो मोबाइल खरीदेगा उसके पैसे मैं दूंगा। इन केस ऑफ फेलियर, अब पेमेंट अगर क्रिश नहीं दे पाता, पहले तो कहता है क्रिश दे देगा, अगर ये नहीं देता तो मैं दूंगा। तो एक्स यहाँ पे कौन हो गया? श्योरिटी, गारंटी देने वाला व्यक्ति। तो इसकी जिम्मेदारी होगी बेटा। ठीक है। माइनर एज शेयर होल्डर, माइनर वैसे तो शेयर होल्डर नहीं बन सकता, बीइंग इनकॉम्पिटेंट कैन नॉट बी द शेयर होल्डर, राइट। इफ बाय मिस्टेक अगर वो कंपनी में शेयर होल्डर बन जाता है तो कंपनी उसका नाम रजिस्टर से बाद में हटा सकती है। ठीक, तो पहली चीज कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर। अगर गलती से हो जाता है तो कंपनी कैन रेस्काइंड द ट्रांजैक्शन एंड रिमूव हिज नेम। हाँ, नहीं, क्योंकि वो कंपनी की मिस्टेक है ना, कि देखना चाहिए था 18 साल का है कि नहीं है। बट जैसे ही पता चले वैसे हटा सकती, तब ये नहीं हो सकता कि अब मेरे को क्यों हटा रहे हो, आपने नहीं पता किया, तो पता करते ही हटा सकते। तो मेजर हो गया के केस में भी हटेगा, फिर नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई नहीं कर सकते ना। रेटिफाई नहीं कर सकते ना, कॉन्ट्रैक्ट तो माइनॉरिटी में हुआ था, माइनर में किए गए कॉन्ट्रैक्ट को बाद में अप्रूव कर सकते हो क्या? पॉइंट नंबर 2, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट। टॉर्ट होता है किसी भी तरीके का सिविल रॉन्ग, चोरी करी, रॉबरी करी, मर्डर किया, रेप किया, डकैती करी, किसी भी तरीके से फ्रॉड किया, उस केस में माइनर को जेल भी होगी, इम्प्रिजनमेंट भी होगा, लाइबल है। तो ये लास्ट पॉइंट सारे पॉइंट्स के पिताजी हैं। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। बेटा मुझे टाइम देखना आता है। हाँ, पॉइंट नंबर 14, माइनर है शेयर होल्डर, बट अ माइनर में एक्टिंग थ्रू इज लॉफुल गार्जियन बिकम अ शेयर होल्डर। लॉफुल गार्जियन के थ्रू बन सकता है, जैसे आपके पापा आपके नाम से शेयर होल्डर्स को खरीदे बेचे तो कर सकते हैं। वो तो वैसे ही पढ़ लिया था लोकल गार्जियन वाले पॉइंट में। तो ओके, नेक्स्ट अपन ने ये जो सारे पॉइंट्स पढ़े, ये तो पढ़े कि भाई कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट था एज ऑफ मेजॉरिटी। एज ऑफ मेजॉरिटी के पॉइंट्स थे आपके माइनर रिलेटेड। दूसरा अपन ने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं पर्सन ऑफ साउंड माइंड, राइट। इस पॉइंट को दो सिनेरियोज में समझ लो। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति जो ज्यादातर कैसे रहता है, अनसाउंड का, और कभी कभार क्या होता है, साउंड माइंड का। वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब भी वो साउंड हो। मतलब बेसिकली बात इतनी सी है कि जिस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या रहने चाहिए हो, साउंड। आप वैसे हमेशा गजनी हो,
लेकिन उस 15 मिनट के लिए आप साउंड माइंड के हो गए तो उस 15 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। करना नहीं चाहिए वो बात अलग है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा वो। ये प्रूव करने के लिए एडवोकेट होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, परमानेंट अनसाउंड माइंड का अगर वो हो गया तो फिर वो लेटर एज पे जाके कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर देते हैं। मैंने एक क्लास में आपको बताया भी था कि इन लॉ से ऊपर कुछ मॉरल वैल्यूज के बेसिस पे भी कोर्ट जजमेंट देती है, तो ये उन चीजों में एप्लीकेबल हो जाता है। अ पर्सन हु इज, यस मैम, व्हाट्स योर नेम, नेम बता दो, सॉरी है, आज से सॉरी बुलाएंगे इनको, ठीक है। द पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति जो यूजुअली क्या है, साउंड माइंड, बट कभी कभार अनसाउंड का होता है, तो वो कब कर सकता है, may not make a contract when he is of unsound mind। तो कुल मिला के घूम फिर के बात इतनी सी है कि जिस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आपकी कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ध्यान से दे दो क्योंकि पूरा जो भी रिलेटेड चीज है वो पूरी कंप्लीट आज ही करके जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बाय डिसक्वालिफाइड पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन जो लॉ के द्वारा डिसक्वालिफाइड है उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है, वॉइड। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं किसी पॉलिटिकल स्टेटस के, कॉर्पोरेट लीगल स्टेटस के, उसके अलावा फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स, एलियन एनिमी, ये सब बताए थे मैंने आप लोगों को, एलियन एनिमी बताया था, कॉन्विक्ट, किसी के अगेंस्ट में केस चल रहा है, इंसॉल्वेंट है कोई, एलियन एनिमी जैसे अपने चाइना के साथ वॉर चल रहा है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारे लोग, ये तो नाम याद होने चाहिए, ये डिस्क्वालिफाइड है, वी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन सॉवरेन्स के बेसिस पे पर्सनल बोले, मोदी जी बोले ये ताजमहल बेच देता हूँ मैं, राइट। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, राइट। तो ये अपनी 3 कैपेसिटीज थी इस चैप्टर की, जिसमें अपन ने ये पढ़ा कि माइनर के साथ नहीं कर सकते, अनसाउंड के साथ नहीं कर सकते, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ से नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे यहाँ पे फ्री कंसेंट की। तो 5th पॉइंट का सेकंड पॉइंट, 5th पॉइंट का सेकंड पॉइंट कौन सा है बेटा, हाँ हाँ, उसका सेकंड पॉइंट रीड करो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उसके पास पहले से सप्लाई नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की नेसेसिटीज की। अगर उसके पास पहले से ही सारी चीजें सारी नेसेसिटीज पूरी हैं तो उस केस में वो नेसेसरीज के लिए क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। फॉरेन सॉवरेन बेसिकली जितने भी पॉलिटिकल पोस्ट पे लोग हैं, ऑटोक्रेटिक लोग हैं, वो सब इसमें आएंगे, कल्पना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को करना है वो करना है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो अपन ने पढ़ी थी सेम थिंग इन द सेम सेंस, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ये रहा, सेम थिंग इन द सेम सेंस। और 2 कार का एग्जांपल दिया था ना, एक नैनो और एक मर्सिडीज। तो एक उसको लगा कि खाली मर्सिडीज और मुझे लगा कि मैं नैनो का कर रही हूँ, तो एक चीज में कंसेंट नहीं हुई तो वो वॉइड था। सिमिलरली दूसरी जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो कर रहे हैं कि कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री, मतलब डरा धमका के आप कंसेंट नहीं कर सकते हो। तो उस केस में अगर कंसेंट ले भी ली है तो वो कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो अब इसमें कुछ केसेस बता रखे हैं कि कब कब कंसेंट नहीं होती, एक सेक्शन पढ़ेंगे आज, सेक्शन 15 कोर्शन। ध्यान से समझ लेना, जितना ध्यान से पढ़ोगे उतनी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो कोर्शन की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसका बेसिकली मतलब है कोई गलत काम करना या कोई गलत काम करने की धमकी देना। आई रिपीट अगेन, या तो इलीगल काम करना या इलीगल काम करने की धमकी देना,
उसको अपन क्या कहते हैं, कोएर्शन अंडर सेक्शन 15, राइट। तो कोएर्शन, इसमें सेक्शंस याद करने हैं, मैंने गलत बता दिया था आपको, चैप्टर 2 में नहीं करना, यूनिट 2 में। कोएर्शन की डेफिनेशन पढ़े और समझे यहाँ पर, इसको फिर घर से याद करेंगे आप। कोएर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कोई ऐसा काम करना या करने की धमकी देना जो कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड में फॉरबिडन है। इंडियन पेनल कोड बेसिकली आपका लॉ का कंपाइलेशन है जिसमें सारी क्रिमिनोलॉजी रिलेटेड सेक्शंस बने हुए हैं, राइट। तो जो भी आईपीसी में मना है वो काम या तो करना या उसको करने की धमकी देना, या फिर किसी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से डिटेन करना, मतलब कब्जे में रखना, हिंदी लिखते जाना। डिटेन करना यानी कब्जे में करना, जैसे किसी की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से कब्जे में कर लेना या कब्जे में करने की धमकी दे देना। तो अपन ने दो बातें पढ़ी यहाँ पर। पहली बात अपन ने ये पढ़ी कि कोई काम करना या करने की धमकी देना, वो काम कहाँ पे फॉरबिडन है, आईपीसी में, ठीक है। या फिर कोई अनलॉफुल डिटेनिंग करना, अनलॉफुल डिटेनिंग मतलब गलत चीज से किसी चीज, गलत तरीके से किसी चीज को होल्ड करना, कब्जे में करना, या फिर करने की धमकी देना। बोले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना तो जमीन में ले लूंगा, या फिर जमीन ले लेना, राइट। तो या तो जमीन ले ली या लेने की धमकी दे दी। टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, इन सब एक्ट से सामने वाले व्यक्ति को हार्म भी हो सकता है, उसकी इच्छा के खिलाफ है। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट। और फाइनली आप ये जो डराना धमकाना ये सब क्यों करते हो, जिससे सामने वाला व्यक्ति क्या करे आपके साथ, अग्रीमेंट। तो ऐसा जो एक्ट होता है वो क्या कहलाता है, कोर्शन, राइट। तो इसको एक बार, करना या करने की धमकी देना, कैसा काम जो आईपीसी में मना है, ठीक है। या गलत तरीके से किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना या धमकी देना, उससे सामने वाले को हार्म हो सकता है। और ये सब काम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि अग्रीमेंट हो सके, उसको क्या कहते हैं, कोर्शन, राइट। ये डेफिनेशन घर से याद करके आओगे, राइट। और जो नोट्स बताएं वो सब आप लिख के लाओगे। So now in case of any doubt you can ask me offline as well, online students। online students बेटा कोई डाउट है, हाँ जी, हाँ मिस सॉरी, हाँ जी आप बेटा वही क्या करें, हाँ पॉइंट नंबर सी लिखकर भेजो बेटा, कौन सा है, एक लाइन ही मार्क कराई है, हाँ तो उसमें लिखे कैसे, किसमें एक लाइन मार्क मतलब कराई, सब में जैसे नहीं बेटा हर चीज में दो दो तीन तीन पॉइंट मार्क हाँ करो, वही मतलब इसको लिखे कैसे है, पॉइंट लिखो खाली, फिर लैंग्वेज तो आप लिख ही लोगे, पॉइंट याद होने चाहिए, पॉइंट ये लिखते ये तो लाइन ही एक है, तो इसमें तो एक ही चीज आएगी, अवॉइड एब इनिशियो, ये लिख और ये केस लो बस, हाँ आंसर लिखना नहीं आ रहा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आप ये बताओ कि भाई कुली यूनिफॉर्म में है और उसने आपका लगेज पिक किया, तो बाय डिफॉल्ट ही इज गिविंग यू दिस ऑफर, ऑफर दे रहा है या एक्सेप्टेंस दे रहा है, एक्सेप्टेंस दे रहा है, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है यहाँ पे। He since he is already in the uniform and it is the duty of the coolie to pick the products and you are not disqualifying him or you are not refusing him to do, so that is the implied acceptance। ये लाइन लिखनी जरूरी थोड़ी ना है, नहीं नहीं, नहीं। याद भी नहीं हो रही, कोई बात, हाँ एक सेकेंड बेटा। कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्सन, डिस्क्वालिफाइड का मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको लॉ ने डिस्क्वालिफाई कर रखा है, जैसे किसी के अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, नेहा बॉली, या कोई इंसॉल्वेंट हो गया है, या कोई एम्बेसडर है, एलियन एनिमी है, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है बेटा, ठीक है। ये चैप्टर 1 में भी पढ़ा था अपन ने, आप शायद लेट ज्वाइन हुए, टाइम लगा, उसी का पार्ट है बस।
स्पेसिफाई हाँ। अगर माइनर